नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। तो बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बताते हैं आपको आज कौन सी खबरों पर नजर रहेगी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की, जिस पर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कई नियम लागू किए हैं, जिसके तहत राजधानी में बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिल रही है। तो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS6 से कम श्रेणी वाले वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। दूसरी खबर में बात होगी वीबी जी रामजी बिल की। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में देर रात वीबी जी रामजी बिल पास हो गया है और इस दौरान विपक्ष ने मौजूदा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और सरकार पर राज्यों पर वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध किया। तो तीसरी खबर में बात होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। आज से यूपी का शीतकालीन विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। वैसे तो पूरा सत्र 4 दिनों का है, लेकिन पहले दिन घोसी से सपा विधायक दिवंगत सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ ही स्थगित हो जाएगी। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे यूपी के बहराइच की, जहां पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी खबरों पर हमारी नजर रहेगी और एक एक कर इन सभी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बात करते पहली खबर की। दिल्ली NCR में शीतलहर के साथ प्रदूषण का कहर जारी है। राजधानी में आज अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। IMD की माने तो इस मौसम का दूसरा सबसे कम अधिकतम तापमान 4 दिसंबर को 23.7 डिग्री सेल्सियस था। तीसरा सबसे कम अधिकतम तापमान नवंबर में 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो वहीं आपको बता दें, प्रदूषण ने भी पूरे क्षेत्र पर जहरीले धुंध की ऐसी चादर उड़ाई है कि नीला आसमान तो क्या, सूरज भी ठीक से दिखाई नहीं दे पा रहा है। आज सुबह से दिल्ली NCR में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि करीब 100 मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो मौसम विभाग का कहना है कि सर्दी के साथ साथ कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसा अनुमान है कि राजधानी में आने वाले दिनों में एक बार फिर गैस चैम्बर बनना तय है और इसके अलावा आगामी दिनों में प्रदूषण का स्तर 400 से ऊपर बरकरार रह सकता है। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से स्ट्रोक, हार्ट और सांस से जुड़ी बीमारियों के साथ अल्जाइमर जैसी समस्याओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण साल भर चलने वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गया है, जो देश के विकास के लिए खतरा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की डेटा कहती है कि AQI 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक और 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब श्रेणी में आता है। तो 301 से 400 के बीच अगर AQI रहता है तो इसे बहुत खराब माना जाता है और अगर 401 से 500 के बीच में AQI रहता है तो गंभीर श्रेणी में ये माना जाता है। फिलहाल दिल्ली में पिछले कई दिनों से जारी AQI के आंकड़े बता रहे हैं कि NCR की हवा में जहर घुला हुआ है। तो लगातार AQI बढ़ता हुआ और ये 400 को पार कर रहा है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर श्रेणी में जो हवा है वो जा चुकी है और कुल मिलाकर ये जो वातावरण है वो पूरी तरह से जहरीला हो गया है। तो ये AQI है और हम सबसे अधिक प्रदूषण में सख्त रह रहे हैं, क्योंकि जो AQI है वो 400 के पार बना हुआ है। तो लगातार जिस तरह से AQI बढ़ रहा है और ग्राफ 4 लागू किया है, लेकिन उसके बाद भी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। वजह यही है कि बढ़ते हुए AQI के चलते लोगों को कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इसमें सांसों से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, लंग्स से जुड़ी हुई गंभीर बीमारियां देखने को मिल रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इससे हार्ट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ रहा है। यानी कुल मिलाकर ये माने तो ये जो प्रदूषण है वो जानलेवा साबित हो रहा है। लोगों के लिए सांसों का संकट तो पैदा कर ही रहा है, लेकिन अब हृदय से जुड़े हुए मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रदूषण अगर है तो ये आपके दिल को भी थाम सकता है। यानी कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो आप इनहेल करते हैं तो आपके ब्लड में जाते हैं और उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग होना भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है। और ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर करना चाहिए और लोगों से यही अपील की जा रही है कि जितना हो सके घरों में रहें और अगर बाहर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है तो बाहर निकलने से बचें।
चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता भी लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं मौके से। पंकज राय हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अभिषेक पंडित गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं, इनका रुख करते हैं। और हमारे साथ ऋषभ देव शर्मा भी है जो कि नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे पंकज का। पंकज, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, कुछ जगह बहुत सख्ती दिखाई जा रही है ग्रैब 4 लागू करने के लिए, लेकिन AQI में क्या कमी दर्ज की गई है? कल के AQI की अगर हम बात करते हैं, कितना अंतर आता हुआ दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल गीतू, अगर देखा जाए तो लगातार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है गंभीर स्थिति में बना हुआ है। अगर देखा जाए कल की पाबंदियां, तो पाबंदियों के बाद भी आज जो सुबह में द्वारिका से लेकर के आर के पुरम कई ऐसे सेक्टर है जहां 400 से अधिक AQI दर्ज किया गया। तो ये कहीं ना कहीं किसी तरह का जो पाबंदी लगी उसको भी देखा जाए तो वो भी काम नहीं कर रहा है। पॉल्यूशन का स्तर लगातार जो है 400 के प्लस अभी भी बना हुआ है। ये स्थिति बेहद ही गंभीरपूर्ण है, गंभीर श्रेणी में है। लगातार पिछले अगर आप देखा जाए तो 100 दिनों से अधिक समय हो गया लगातार दिल्ली में इस तरह का AQI, इस तरह का प्रदूषण बना है जो गंभीर श्रेणी में है। लोगों को परेशान कर रखा है, लोगों को दवाइयां लेनी पड़ रही है, लोगों के घरों में अब एक एक नहीं 2-2 लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ये स्थिति लगातार पिछले 1-1.5 महीने में अगर देखा जाए तो दिल्ली में NCR में बना हुआ है। फिलहाल जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई है, पाबंदियां अगर देखा जाए तो बॉर्डर पे खासकर गुड़गांव बॉर्डर हो गया या नोएडा बॉर्डर हो गया या गाजियाबाद बॉर्डर हो गया, इन तमाम बॉर्डरों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से स्पेशल व्यवस्थाएं की गई हैं। बैरिकेटिंग के साथ जो प्रतिबंधित वाहन है उनको वहीं रोका जा रहा है, वहीं से वापस भेजा जा रहा है। लगभग कल की देखा जाए या कल में ऐसे में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का जो मामला आया है ये देखने वाला आंकड़ा था। कई ऐसे पेट्रोल पंप नजर आए जहां पर लगातार जो है कतारें लगी थी। लोग जो है कई लोगों से जब हमने बातचीत किया तो उनका साफ तौर पर कहना कि हमें पता नहीं था और आज हम पॉल्यूशन बनवाने आए, पिछले 1 महीने से हमारा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। तो इन तरह के लोग जो घरों में रह करके अपने पॉल्यूशन अपने वाहनों पर नहीं बनवाए थे उनको भी अब बनवाना पड़ रहा है। उनको एक बार जो है पेट्रोल पंप पर जो जा रहे हैं उनको एक बार उनको समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, बनवाने के बाद ही उनको पेट्रोल दिया जा रहा है। तो ये जो सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया था ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत पर नजर आ रहा है। लोग जो है पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, वहाँ पे जो टीम तैनात है उनको गाइड कर रही है, समझा रही है, उनको तेल या पेट्रोल या डीजल उनको नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उसके बाद उनको दिया जा रहा है। तो ये स्थिति जो है लगातार अगर देखा जाए तो आज भी जो सुबह का आंकड़ा है 492, 491, 451 का आंकड़ा जो आर के पुरम के लेकर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज सुबह का AQI दर्ज किया गया। लेकिन ये देखना है कि इस तरह की जो पाबंदियां हैं इसको लेकर के आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने भी बोला है कि आने वाला 1 हफ्ता थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन उसके बाद जो है चीजें अच्छी नजर आएंगी। क्योंकि जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं अगर देखा जाए तो लंबी ट्रैफिक या लंबा जो कतारें गाड़ियों की थी वो थोड़ा सा कम नजर आ रही, क्योंकि बॉर्डर पे ही गाड़ियों को रोका जा रहा है, चाहे वो प्रतिबंधित वाहन हो या जो CNG के वाहन है उनका बाकायदे नंबर नोट किया जा रहा है कि BS3। हम कह सकते हैं कि फिलहाल ग्रैब 4 लागू है और उससे कोशिश की जा रही है कि सख्ती से इसका पालन करें लोग। हमें रुक करना होगा। अब अभिषेक पंडित का गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरह से माहौल बना हुआ है दिल्ली NCR में, ग्रैब 4 भी लागू किया हुआ है। AQI की बात करें तो आज कितना AQI है और किस तरह का मौसम बना हुआ है आज? आपको बता दें कि जिस तरीके से गाजियाबाद में ठंड का और प्रदूषण का दोनों का कहर जो मिक्स होकर जो चल रहा है वो आम जनमानस की जिंदगी पर काफी प्रभाव डाल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो साफ दिखाई दे रहा है कैमरे में किस तरीके से स्मोक की जो धुंध है वो काफी ज्यादा धुंध है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि अगर हम दूर से देखेंगे तो शायद एक बार वो जो वाहन आते हैं उन्हें काफी जो निकलने बढ़ने में काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो लगातार आजकल जो धुंध है वो लगातार लोगों की जिंदगी पर जो है एक रोकथाम का काम कर रही है। क्योंकि सुबह जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं या लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले उन्हें धुंध में जो आने जाने में जो सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से AQI लेवल की बात की जाए तो AQI लेवल 400 का आंकड़ा जो है वो बरकरार है और उससे ऊपर बेशक हो रहा है मगर नीचे नहीं जा रहा। बिल्कुल, यानी कि जितने भी उपाय किए जा रहे हैं ये माना जाए कि अभिषेक अभी वो पूरे नहीं है,
नाकाफी साबित हो रहे हैं। कोशिश तो पूरी की जा रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर चोरी छिपे भी अभी काम चल रहा है। हम रुक करेंगे ऋषभ देव शर्मा का। ऋषभ, बहुत बड़ी समस्या है, लगातार मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा होने लगा है और कुल मिलाकर ये माने कि फॉग भी हो रहा है, लेकिन इसमें स्मोक भी मिल रहा है, यानी कि स्मोक जो है वो लगातार कहीं ना कहीं AQI को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से ग्रैब फूड लागू करने की बात की जा रही है, कुछ जगह ऐसी जहां पर चोरी छिपे काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर अभी भी काम थमा नहीं है। लोग ये कहिए कि वहां पर रात को या जब मौका मिलता है, जब प्रशासन की नजर नहीं होती है, तो अपने काम को करते हैं। यानी कुल मिलाकर ग्रैब फूड का उतना असर भी नहीं दिख रहा है जितना कि दिखना चाहिए। जी, मैं बता दूं, जिस तरह से ग्रैब फूड लागू हुआ है, तब से क्या प्रशासन अपना प्रयास कर रहा है पूरा। अभी अगर हम बात करें तो कल ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 46 संस्थानों पर पेनल्टी डाली है, जो करीब 49 लाख रुपए की है। साथ ही नोएडा प्राधिकरण ने भी ग्रैब फूड का पालन न करने वाले इस संस्थान पर, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पर करीब 25 लाख रुपए की पेनल्टी डाली है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ग्रुप फूड चल रहा है और लोगों को परेशानियां हो रही है, तो वहीं प्रशासन कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस भी कर रहा है, लोगों को बता भी रहा है कि इस समय आप लोग घर से बाहर ना निकले। साथ ही अगर कहा जाए तो अपना ध्यान रखें। और आपकी वही पर्यावरण विभाग की बात करूं, पर्यावरण विभाग भी बराबर लोगों से अपील कर रहा है कि जो आपकी GS6 से नीचे की गाड़ियां हैं उन्हें दिल्ली में न ले जाए। अगर ले जाएंगे तो आपको उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी बराबर लोगों से अपील कर रहा है कि अपने अगर जरूरत हो घर से बाहर निकले, अंदर घर से बाहर न निकले। साथ ही बिल्कुल, यानी ऋषभ, अगर हम आज की बात करते हैं, नोएडा में कितना AQI दर्ज किया गया है और क्या कुछ मौसम का हाल है? अगर AQI की बात करूं तो AQI आज जो है वो 450 पार कर रहा है, 416 के करीब है। और वहीं अगर हम ग्रेटर नोएडा जाते हैं, ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो वहाँ 600 करीब पार कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि और इस समय मौसम की कंडीशन नहीं है कि इतना फॉग हो रखा है, आप पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। लोगों को चलने में दिक्कतें हो रही हैं, आने जाने में दिक्कतें, और जैसे वाहन बुरी तरह से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि अगर कोई बाहर निकल भी रहा है तो उन्हें भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, मास्क लगाकर निकलना होगा, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा है और ये आपके स्वास्थ्य पर एक बड़ा असर डाल रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि जितना हो सके लोग बाहर निकले, अगर जरूरत ना हो तो घर में ही रहें। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VBG रामजी बिल 2025 राज्यसभा से भी पास हो गया है और अब इस बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो इससे पहले लोकसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी और यह बिल मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिनों का मजदूरी रोजगार गारंटी देगा, जो कि पहले 100 दिन हुआ करता था। वहीं बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद विपक्षी संसद VBG रामजी विधेयक के खिलाफ आधी रात को ही संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए। तो राज्यसभा में विधेयक पारित होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने जोरदार विरोध जताया और बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की है। इसके बाद बिल का विरोध करते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो राज्यसभा में इस बिल पर आधी रात तक चर्चा हुई। इसके बाद शुक्रवार को VBG रामजी बिल राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। तो देखिए, अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। इसमें प्रावधान ये रहेंगे कि अब 125 दिनों का रोजगार लोगों को मिलेगा जो बेरोजगार हैं। तो पहले ये मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार होता था, लेकिन इसको लेकर जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट पर बैठे थे और यहाँ पर महात्मा गांधी के नाम बदलने को लेकर भी विपक्षी सांसदों ने धरना दिया था। तो सदन के बाहर सभी ने यहाँ पर विरोध जताते हुए कई बार इस बिल का विरोध किया है। The motion is moved. Shri Suraj Singh Chauhan Singh ji to move that the bill be passed. आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि लोकसभा द्वारा पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 को पारित किया जाए। The motion is moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed
Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. और यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें वंदे मातरम पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दल कोडीन कफ सिरप की तस्करी एसआईआर को लेकर हंगामा कर सकता है। साथ ही सदन में वंदे मातरम पर होने वाली चर्चा का विरोध भी किया जा सकता है। तो कल सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई और इसमें सभी दलों के नेताओं ने सदन की कार्यवाही को संचालित करने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने दलीय नेताओं से अपील की है कि सदन में सकारात्मक संवाद, शालीनता और संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी बात रखें। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्र के दौरान प्रस्तुत होने वाले विधेयकों पर चर्चा कराई जाएगी। आपको बता दें कि इस सत्र में कुल 4 कार्य दिवस होंगे। सत्र की शुरुआत पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और बजट संबंधी प्रस्तावों के साथ होने की उम्मीद है। हालांकि विपक्ष कोडीन सिरप और एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। वहीं आज पहले दिन सपा के दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। तो देखिए, आपको बता दें जिस तरह से शीतकालीन सत्र को लेकर लखनऊ में अब कड़ी सुरक्षा भी कर दी गई है। शीतकालीन सत्र है ये और उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर ये सुचारू रूप से चलेगा। हालांकि विपक्षी नेताओं ने भी यहाँ पर एक तरह से सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तो कल सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की गई थी और इसमें सभी दलों के नेताओं ने सदन की कार्यवाही संचालित करने से पहले कहा कि वो पूर्ण सहयोग देंगे, आश्वासन उन्होंने दिया है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने दलीय नेताओं से अपील की है कि सदन में सकारात्मक संवाद, शालीनता और संसदीय परंपराओं के अनुरूप ही अपनी बात रखें। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्र के दौरान प्रस्तुत होने वाले विधेयकों पर चर्चा कराई जाएगी। तो आपको बता दें कि इस सत्र में कुल 4 कार्य दिवस होंगे और सत्र की शुरुआत पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और बजट संबंधी प्रस्तावों के साथ होने की उम्मीद है। हालांकि विपक्ष कोडीन सिरप और एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति भी बना चुका है। तो 4 कार्य दिवस होंगे। अब इन दिनों में किस तरह से जो सरकार है वो अपने विधेयक पास कराएगी, चर्चा कराएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है क्योंकि 4 दिनों के अंदर ही ये सब काम करने हैं। कई ऐसे विधेयक हैं, बिल हैं जो कि चर्चा के लिए रखे जाएंगे सदन के पटल में, लेकिन उन पर कितनी चर्चा हो पाती है ये देखना होगा क्योंकि यहाँ पर जो विपक्षी नेता है, विपक्षी विधायक हैं, वो कोशिश करेंगे कि सरकार को कोडीन सिरप मामले में और एसआईआर के मुद्दे पर घेरा जाए। ऐसे में 4 दिनों में इस दौरान किस तरह से बहस होगी, चर्चा होगी, ये देखना होगा। लेकिन सरकार कई बिल्स जो हैं वो चर्चा के लिए लाएगी और हालांकि इसके लिए कहा जा रहा है, विधानसभा अध्यक्ष ने सभी से कहा है कि वो इस सत्र को सुचारू रूप से चलने दें और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर हालांकि जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जिसमें जो बड़ा मुद्दा है वो है कोडीन सिरप का और एसआईआर का, जिसको लेकर हंगामेदार रहने की आशंका जताई जा रही है कि ये जो सत्र है, शीतकालीन सत्र यूपी विधानसभा का, वो हंगामेदार रह सकता है। विपक्षी पूरी कोशिश रहेगी कि उन सब मुद्दों को उठाया जाए और सरकार को घेरने की पूरी कवायद की जाए। तो यहाँ पर हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने सभी से अपील की है, विधायकों से कहा है कि आप 4 दिन का ये जो सत्र है उसे सुचारू रूप से चलने दें, सहयोग करें और अपनी बात को एक तरीके से रखें। यहाँ पर हंगामा और बवाल करने से किसी भी तरह किसी भी बात पर चर्चा नहीं हो सकती और ऐसे में एक तरह से अपील है सतीश महाना की। लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई विपक्ष शांति के साथ यहाँ पर किसी भी मुद्दे को लेकर चर्चा होने देगा या फिर जो तमाम मुद्दे हैं इनको लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। खबर यूपी के बहराइच से, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर बने मदरसे में नाबालिग छात्रा ने एक मौलाना पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। भारत नेपाल सीमा पर संचालित होने वाले मदरसा दारुल उलूम गुलशन सैयद महबूब अशरफ के मौलाना पर गांव की रहने वाली नाबालिग छात्रा की मां ने बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी।
मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी मौलाना सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की मां ने बताया कि मौलाना ने उनकी बेटी को मदरसे में झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया था। जैसे वो झाड़ू लगाकर वापस आने लगी, मौलाना भी अंदर चला गया और उसके साथ दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दे डाला। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अटल सिंह जुड़ गए हैं। अटल, क्या है ये पूरा मामला और फिलहाल क्या कार्रवाई हो रही है आरोपी के खिलाफ? जी बिल्कुल जीतू, आप जानती हैं कि मदरसे का पुराना नाता रहा है विवादों से। उसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला है बहराइच जनपद के रुपैडिया थाना अंतर्गत, जहां पर मदरसे के मौलवी द्वारा एक 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। और जब बच्ची को धमकी भी दी गई कि यदि वो इस घटना को किसी को भी बताती है तो उसको जान से मारने का भी काम किया जाएगा मौलवी के द्वारा। लेकिन बच्ची ने साहस करते हुए जब इस घटना को अपने परिजनों को बताया तो उसकी मां के द्वारा संबंधित थाने में जब तहरीर दी गई तो थाना अध्यक्ष रमेश रावत ने मौलवी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और उसको जेल भेजने की भी कार्रवाई की गई है। इस मदरसे का पुराना नाता, विवादों से पुराना नाता रहा है। पूर्व में भी यहाँ के पूर्व अल्पसंख्यक अधिकारी के द्वारा जब इस मदरसे पर छापेमारी का काम किया गया था तो वहां पर एक कमरे में तंत्र मंत्र से संबंधित चीजें देखने को मिली थी और इसका आधे से ज्यादा हिस्सा ग्राम समाज की जमीन पर बना हुआ था, जिस पर अल्पसंख्यक अधिकारी के द्वारा बुलडोजर लगाकर ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की गई थी और मदरसे को सीज कर दिया गया था। लेकिन कहीं न कहीं इस मौलवी के द्वारा गुपचुप तरीके से मदरसे को पुनः संचालित किया जा रहा था। लेकिन इस बड़ी घटना के बाद पुलिस की पूरी रडार इस मदरसे पर बनी हुई है। बिल्कुल अटल, और ऐसे में कार्रवाई क्या की जा रही है इस मौलाना के खिलाफ, क्योंकि लगातार जैसा कि आप बता रहे हैं कि चोरे छिपे यहाँ पर मदरसे में जो काम था वो चल रहा था, तो ऐसे में तो मदरसे पे भी कार्रवाई बनती है। जी बिल्कुल, ये मदरसा पहले से ही सीज किया हुआ है यहाँ के पूर्व अल्पसंख्यक अधिकारी के द्वारा। लेकिन कहीं न कहीं मौलवी गुपचुप तरीके से मदरसे को संचालित कर रहा था। लेकिन महिला छात्रा की माता की शिकायत के बाद लगातार पुलिस मदरसे पर देखरेख बनाई हुई है और मदरसे के मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज बिल्कुल दिया गया अटल, है। यानी ये माना जाए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मौलाना के खिलाफ की गई है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।